तो बच्चों, अभी जो थोड़ा सा तकनीकी समस्या के कारण बीच में व्यवधान हुआ था, देखिए हम अपने विषय पर फिर से आ जाते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आज का जो विषय लिया गया है वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हार्ट अमंग कॉर्डेट्स। तो इसमें सामने जो आपको स्लाइड दिखाई जा रही है, ये एक ट्यूबुलर हार्ट की है और इस प्रकार का हार्ट पहली बार हमें साइक्लोस्टोम्स में दिखाई देता है। और साइक्लोस्टोम्स के बाद जब हम फिशेस की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर थोड़ा सा हार्ट ये और कॉम्पैक्ट हो जाता है। दरअसल हृदय का मूल काम क्या है? बेसिक फंक्शन ऑफ हार्ट जस्ट टू सेंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर इट्स प्यूरिफिकेशन। तो इस वजह से हृदय की जो संरचना है, इट इज ए पार्ट ऑफ वेंट्रल एओर्टा। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें आप देखेंगे प्रोटोकॉर्डेट्स में और उसके बाद साइक्लोस्टोम्स में, और इसी का थोड़ा सा एनलार्जमेंट और थोड़ी जटिलता आपको मछलियों में दिखाई देगी, और वो भी कार्टिलेजिनस फिशेस के केस में। तो यहाँ पर ये दो चित्र जो आप देख रहे हैं, ये दोनों डायग्राम्स जो हैं वो दरअसल हम आपको लोअर कॉर्डेट्स में किस प्रकार का ट्यूबुलर हार्ट होता है वो आपको दिखाया जा रहा है। ये जो हार्ट की अगली स्लाइड आप देख रहे हैं, ये हायर ग्रेड के जो कॉर्डेट्स हैं, जिनको हम एमनियोट्स भी कहते हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। उसमें जो मैमल्स हैं जिसमें हम लोगों को भी शामिल किया गया है, उसमें आप जब हृदय की संरचना को देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल, और इससे निकलने वाली रचनाएं हैं, एक पल्मोनरी आर्च है और दूसरा है कैरोटिको सिस्टमिक एओर्टा। बच्चों, मैमल्स के केस में हम पाते हैं कि लेफ्ट कैरोटिको सिस्टमिक आर्च होती है और पल्मोनरी एओर्टा जो है वो आप देखिए राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, और लेफ्ट कैरोटिको सिस्टमिक लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। हमेशा याद रखिए, आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि हृदय के दाहिने हिस्से में इम्प्योर ब्लड रहता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको नोट करें आप कि हृदय के दाहिने भाग में, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड होता है, और हृदय के बाएं हिस्से में, लेफ्ट साइड में, प्योर ब्लड होता है। अब ये दाया और बाया जो है, इसको लेकर के विद्यार्थियों में कंफ्यूजन होता है। तो जब आप किसी एनिमल के हार्ट का चित्र बनाएंगे तो इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि जो चित्र में जो दाहिने हाथ, मतलब आपके दाहिने हाथ की तरफ जो बात होगी वो लेफ्ट होगी, और जो आपके बाएं तरफ होगा वो दरअसल उसके हृदय का दाहिना भाग होगा। तो जब भी आप बाएं साइड अपने दाहिने हाथ की तरफ जो रचनाओं को आप बताएंगे वो लेफ्ट होगी, और जो बाएं हाथ की तरफ आप बतलाएंगे वो राइट होगी। तो ये आप देखिए चित्र में भी हमको ये बातें दिख रही हैं। इसको और हम अभी विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब अगली स्लाइड में आप देखिए कि हम सबसे पहले तो ये जानें कि जो कॉर्डेट्स हैं वो क्या हैं, और जिनमें हमको इन ऑर्गन्स की एनाटॉमी का अध्ययन करना है। सब बच्चे अभी स्नातक स्तर तक पढ़ चुके हैं कि कशेरुक प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जिनके शरीर में डॉर्सल साइड में सॉलिड नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, डॉर्सल साइड में भी हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है, और डॉर्सल और शरीर के एलिमेंट्री कैनाल के अगला हिस्सा जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स या वास्तविक गलफड़े, गिल्स या लंग्स पाए जाते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार के इन 3 मूलभूत लक्षणों वाले प्राणियों को हम कशेरुक प्राणी कहते हैं। और ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे वो एम्ब्रियोनिक फेज में हो या लार्वा अवस्था में हो या एडल्ट अवस्था में हो, तीनों में अगर किसी भी स्टेज में है तो बच्चों उसे हम कॉर्डेट या कशेरुक कहेंगे। अब कॉर्डेट्स जो होते हैं उनको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो ऐसे कॉर्डेट्स जो थोड़े से सिंपल होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, उनमें ये सारे कॉर्डेट फीचर भी प्रिमिटिव ही रहते हैं, मतलब जीवन पर्यंत इनमें नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स ही रहते हैं। उन्हें हम प्रिमिटिव कॉर्डेट या प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। और इन प्रोटोकॉर्डेट्स में 2 सब फाइलम है। पहला है सिफेलोकॉर्डेटा, जिसके सिफेलिक रीजन में नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड रहती है, और आप सब समझ गए होंगे इसके अंतर्गत हम किसको रखते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सिस को। एम्फिऑक्सिस देखिए नाम ही इसलिए पड़ा है, एम्फी माने बोथ साइड, ऑक्सिस माने पॉइंटेड, जिसके दोनों सिरे नुकीले हों वो एम्फिऑक्सिस है। इट इज ए पैलेजिक मैराइन एनिमल, इसे हम ब्रेंकियोस्टोमा भी कहते हैं। और दूसरा सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, इसमें हम दरअसल उन प्राणियों को रखते हैं जिनके टेल में, यूरो मीन्स टेल, टेल में कॉर्डा डोर्सालिस या नोटोकॉर्ड पाई जाती है। एग्जांपल है हर्डमैनिया। और आप सब बच्चे जानते हैं कि हर्डमैनिया जो है, जिसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, और इसके जो लार्वा होता है उसमें उसकी पूंछ में नोटोकॉर्ड होती है। वयस्क होने पर ये धीरे धीरे पूंछ के समाप्त होने के साथ ही ये फीचर भी खत्म हो जाता है। तो एक प्रकार का हम देखते हैं कि कैरेक्टर में रिग्रेशन दिखता है, लेकिन चूंकि जीवन की किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड है, इसलिए हमने इसको कशेरुक प्राणियों की श्रेणी में रखा है। तो ये एक ग्रुप तो देखिए आपका प्रोटोकॉर्डेट्स का हो गया। उसके बाद दूसरा जो हमारा पूरे समुदायों का एक समूह जो है कॉर्डेट्स का, वो है वर्टिब्रेट्स, जिनमें की नोटोकॉर्ड अब मॉडिफाइड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम को हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं बच्चों,
और वर्टिब्रेटा को अब हम दो भागों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जॉज। ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें की जबड़े नहीं पाए जाते हैं उनको एग्नेथा कहते हैं, और इसके अंतर्गत ऑस्टेकोडर्माई और साइक्लोस्टोम्स। तो अभी वर्तमान में देखिए ओनली वन क्लास इज लिविंग विच इज नोन एज साइक्लोस्टोम्स, जिसमें पेट्रोमाइजोन और मिक्जीन इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। दोनों ही मैराइन हैं और जिसमें एक एक्टोपैरासाइट्स हैं, और इनके बारे में आपने विस्तार से पढ़ा होगा अभी अंडर ग्रेजुएट में। तो एक समूह हमको देखना है एग्नेथल्स का साइक्लोस्टोम्स में, और दूसरा जो पार्ट है वो है नेथोस्टोम्स। नेथोस्टोम्स से तात्पर्य है कि ऐसे वर्टिब्रेट्स या हायर कॉर्डेट्स जिनमें जबड़े पाए जाते हैं, और जबड़ों की प्रेजेंस के कारण इनको हम नेथोस्टोम्स कहते हैं। जी साइलेंट रहे यहाँ पर स्पेलिंग में, ध्यान दीजिएगा, नेथोस्टोम्स। और नेथोस्टोम्स में भी दो सुपर क्लासेस हैं, पहली पाइसीज या फिशेस है और दूसरी है टेट्रापोडा। पाइसीज का मतलब ये कि जिनमें की फोर और हाइंड लिम्स ना हो, बल्कि उनके स्थान पे लोकोमोशन के लिए इनमें फिन्स पाए जाते हैं। और टेट्रापोड माने फोर फुटेड एनिमल्स जिनमें दो हाइंड फोर लिम्स और वन पेयर हाइंड लिम्ब। इस प्रकार के दो चार इनमें उपांग हैं, अपेंडेजेस हैं, इनको टेट्रापोड्स कहते हैं। और टेट्रापोड में जो हमारी क्लासेस हैं वो है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स। अब अगर हम इसको एक ओवरव्यू डालें, इसके ऊपर एक विहंगम दृश्य डालें, पेनोरामिक विजन से देखें, तो आप पाएंगे कि एक तो हमारा कॉर्डेट का समूह है प्रोटोकॉर्डेट, दूसरा है साइक्लोस्टोम्स, तीसरा है फिशेज, चौथा है एम्फीबिया, पांचवा है रेप्टाइल्स, और उसके बाद छठवां है बर्ड्स और सातवां है मैमल्स। मतलब आपको जब भी कंपैरेटिव एनाटॉमी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा तो यू हैव टू स्केच 7 डायग्राम्स। आपको 7 चित्र बनाने होंगे और उन सातों चित्रों में किस प्रकार के चेंजेस उस ऑर्गन के एनाटॉमी में हमें दिखाई दे रहे हैं उनका आपको विस्तार से वर्णन करना होगा। यहाँ पर देखिए यह बात बहुत उल्लेखनीय है कि जितने भी कशेरुक प्राणी आप देख रहे हैं यहाँ पर, दे हैव ए वेरी वेल फाइलोजेनेटिक एज वेल एज ऑन्टोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन सबके बीच के जो जातीय संबंध हैं उन संबंधों के कारण इनमें मूलभूत लक्षण एक से हैं। लेकिन आप देख पाएंगे कि ये जो सारे कशेरुक हैं अलग अलग प्रकार के जीवन, अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से जीवन यापन करते हैं। ड्यू टू देयर चेंज्ड मोड ऑफ लाइफ आप पाएंगे कि इनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी एनाटॉमी में भी हमें उस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो एक वजह तो एडेप्टेशन है और दूसरी वजह इवोल्यूशन है। आप सब जानते हैं कि मैमल से अगर हम बात करें प्रोटोकॉर्डेट से तो अप टू मैमेलिया तक सारे कशेरुक प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दे शो एफिनिटीज, और इस जुड़ाव में जो परिवर्तन हम देखते हैं उसे हम इवोल्यूशनरी चेंजेस कह सकते हैं। इवोल्यूशन का अर्थ होता है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, उत्पत्ति और उसके बाद होने वाले क्रमिक परिवर्तन। तो अभी इस पे अपन लोग और आगे चर्चा करते हैं। तो एक ये ओवरव्यू था कॉर्डेट्स का। अब इसके बाद आज का जो व्याख्यान है इसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए बच्चे, आप लोग सब जब इस व्याख्यान को सुन लेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि व्हाट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। हम कशेरुक प्राणियों की तुलनात्मक एनाटॉमी क्या होती है और विशेष रूप से हृदय के संबंध में इसकी हार्ट की कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यू मस्ट नो अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हार्ट अमंग वर्टिब्रेट्स। कशेरुक प्राणियों में हृदय की उत्पत्ति और उसमें पाए जाने वाले उद्विकासीय परिवर्तनों के बारे में भी आप जान पाएंगे। और तीसरा है एनाटॉमिकल फीचर ऑफ हार्ट। एक सामान्य हृदय की अगर हम बात करें तो उसके भीतर आंतरिक संरचना उसकी किस प्रकार की है, उसमें कितने प्रकार के वॉल्व्स हैं, कितने चैम्बर हैं, और भी कौन कौन सी रचनाएं हैं, और किस प्रकार से एक हृदय जो है वो मायोजेनिक हार्ट के रूप में काम करता है। ये सब बातें आप लोग इस व्याख्यान के बाद समझ पाएंगे। प्रियर नॉलेज की अगर हम बात करें तो स्नातक स्तर पर सारे बच्चे पढ़ चुके हैं अकशेरुक और कशेरुकों के बारे में, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स के बारे में। ब्लड वास्कुलर सिस्टम आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा आप लोग इवोल्यूशन और एडेप्टेशंस के बारे में भी जानते हैं। आइए अब हम लोग कॉर्डेट्स में सबसे पहले चर्चा करें एक ऐसे समूह को जिसे हम कहते हैं एनेमनियोटा। बच्चों, अभी तक जो आपने क्लासिफिकेशन मैंने आपको जो बतलाया था उसमें आपको बतलाया था प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, और उसके बाद उनकी क्लासेस के बारे में चर्चा की थी। लेकिन देखिए परीक्षा में अक्सर सवाल कुछ इस तरह से भी कंपैरेटिव एनाटॉमी में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द हार्ट अमंग एनेमनियोट्स। तो यहां पर आपको कौन से कशेरुक प्राणियों में हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन करना है, ये बात समझना है। तो एक ऐसे कशेरुक प्राणी, ऐसे कॉर्डेट्स जिनमें फीटल मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती है। बच्चों, परिवर्धन के समय कुछ मात्रा में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू शेष रह जाता है,
जैसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। और ये जो तीनों रिमेनिंग टिश्यूज हैं, इनसे कुछ विशेष प्रकार की झिल्लियां बन जाती हैं जो डेवलपिंग फीटस को प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं। ऐसी मेम्ब्रेन्स को हम फीटल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जो प्रायः आप देखेंगे कि यूटेरस में, इन केस ऑफ विविपेरस एनिमल्स, वहां पर तो ये पाई जाती हैं प्लेसेंटा के रूप में, और जो ओविपेरस एनिमल्स हैं उनके अंडे के भीतर ये सारी फीटल मेम्ब्रेन्स, जिनको हम एक प्रकार से एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, ये डेवलपिंग फीटस को मदद पहुंचाती है। तो ऐसे कशेरुक प्राणी जिनमें ये झिल्लियां नहीं पाई जाती हैं, उनको हम एनेमनियोटा कहते हैं। तो इसको नोट करिए, एनेमनियोटा। एनेमनियोटा में जो प्राणी आते हैं वो कौन कौन से होंगे? तो एक तो होगा प्रोटोकॉर्डेट, मतलब एम्फिऑक्सिस के बारे में, या हर्डमैनिया। दूसरा है साइक्लोस्टोम, स्पेट्रोमाइजोन या मिक्जीन के बारे में। तीसरा है फिशेज, और चौथा है एम्फीबिया। कहने का आशय यह हुआ कि प्रोटोकॉर्डेट से लेकर के उभयचरी प्राणी तक के जितने भी कशेरुक प्राणी हैं, इनमें फीटल मेम्ब्रेन्स एब्सेंट है, एंड दे कैन बी ट्रीटेड एज ए एनेमनियोट्स। उनको हम एनेमनियोटा कह सकते हैं। अब जो दूसरा ग्रुप है हमारा, वो है एमनियोट्स का। और एमनियोटा का मतलब ही ये हो गया कि जिनमें एमनियन, कोरियन, योग सैक, एलेंटॉइस, इस प्रकार की अगर फीटल मेम्ब्रेन्स हैं जो विभिन्न तरीकों से डेवलपिंग फीटस को हेल्प कर रही हैं, तो विथ फीटल मेम्ब्रेन्स वाले जो हमारे 3 समूह हैं, वो है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो ये जो वर्गीकरण है इस प्रकार का, इसको अपने दिमाग में रखिए और इसी तरह से अपनी तैयारी करिए, अपने नोट्स बनाइए कि एनेमनियोट्स में क्या स्थिति है और एमनियोट्स में क्या स्थिति है। अगर हम एक सहज रूप में अगर हम एक बात करें, तो आप पाएंगे कि जो कशेरुक प्राणी हैं उनमें एनेमनियोट्स जो हैं, उनमें देखिए आप थोड़ा सा जीवन कैसा है, एक्वेटिक है, जलीय है। ये पानी में ही रहते हैं और पानी में ही ब्रीडिंग करते हैं। अब इसमें आप पाएंगे कि केवल एम्फीबिया ही एक ऐसा ग्रुप है जो थोड़ा सा उभयचरी जीवन या ड्यूल मोड ऑफ लाइफ लीड करता है, और ये पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। अब एम्फीबिया जो हैं वो पानी में क्यों रहते हैं? Why? Because amphibians, they know how to live on land, but they do not know how to breed on land. That's why they have to return back to water to perform their breeding process. और इस तरह से वो अपने अंडे देने के लिए, प्रजनन करने के लिए इनको पानी में जाना पड़ता है। तो एक तरह से यहाँ पर सारे जो अनुकूलन होंगे, सारे एडेप्टेशंस होंगे, वो कैसे होंगे? एक्वेटिक होंगे। तो ऑर्गन्स की एनाटॉमी पर भी ये इस प्रकार का एडेप्टिव फीचर्स जो है हमारे, या एडेप्टेशंस जो है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। और उसका आप देखेंगे जब अपन लोग अभी बात करेंगे हृदय की, तो उसमें ये सारे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। वहीं एमनियोट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर रेप्टाइल्स, जिसे हम सरीसृप कहते हैं, जिसमें स्नैक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, टॉर्टॉइज, ये सब शामिल हैं। बच्चों, ये फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, प्रथम पूर्णतः स्थलीय कशेरुक प्राणी। इनमें और पक्षी हैं जिनमें एरियल मोड ऑफ लाइफ है, और मैमल्स हैं जो कि मल्टीफेरियस मोड ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब में आप टेरेस्ट्रियल और एरियल एडेप्टेशन को देखेंगे, और उन एडेप्टेशंस का इम्पैक्ट आप इनकी एनाटॉमी में देखेंगे। तो एनाटॉमी को एडेप्टिव फीचर के साथ भी हमको पढ़ना है, और साथ ही साथ इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि दे हैव ए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये एक हमारा ग्रुप हुआ। अभी आगे जब अपन लोग अध्ययन करेंगे तो एनेमनियोटा और एमनियोटा दोनों ग्रुप में इसके बारे में आपको बताया जाएगा। कहने का आशय ये हुआ कि किसी भी ऑर्गन की अगर हम एनाटॉमी का अध्ययन करें, तो उसमें पाए जाने वाली जो जटिलताएं हैं वो किस कारण से हैं? ड्यू टू चेंज्ड मोड ऑफ लाइफ। जो जीवन यापन के तरीके में जो बदलाव आता है, उस बदलाव का प्रभाव शरीर के अंगों पर पड़ता है और साथ ही साथ उनके आंतरिक संरचनाओं पर पड़ता है। तो बच्चों, अब हमारी जो अगली स्लाइड है उसमें सबसे पहले आपको बताना होगा कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ट, कि हृदय की हमें आवश्यकता क्यों है, हार्ट का क्या काम करता है और इसकी क्यों जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा कि मैंने अपने व्याख्यान के शुरू में भी आपको बताया था कि देयर इज ए नीड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सभी प्राणियों में ब्लड वास्कुलर सिस्टम या परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है, और जिसमें ब्लड होता है विच इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स के रूप में होती हैं, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है हार्ट, जो कार्डियक मसल्स का बना होता है। तो ये सारी चीजें क्यों जरूरी होती हैं? क्योंकि सभी जीवधारियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की जरूरत बच्चे आप जानते हैं क्यों पड़ती है? क्योंकि हमको सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जस्ट टू फुलफिल द नीड ऑफ एनर्जी देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हर टिश्यू, हर सेल तक पहुंच सके,
उसके लिए जरूरत पड़ती है कि एक ब्लड वास्कुलर सिस्टम हो, और एक सिस्टम जब होगा तो उसमें ब्लड होगा, वेन्स, आर्टरीज और हार्ट होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टू टिश्यूज एंड वाइस वर्सा। हमारे जो श्वसन के तरीके हैं, चाहे हम बात करें साइक्लोस्टोम्स की या प्रोटोकॉर्डेट्स की या मछलियों की या मेंढक की बात करें या रेप्टाइल्स की करें, बर्ड्स की करें, मैमल्स की करें, सभी को ऑक्सीजन चाहिए। और यह ऑक्सीजन जो है वो अपने विविध प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो कॉमन चीज है वो है क्या? रेस्पिरेटरी सरफेस। और रेस्पिरेटरी सरफेस हम किसे कहते हैं? जो पतली हो, थिन हो, हाईली वास्कुलराइज्ड हो, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड हो, जहां से हम आसानी से वायुमंडल की ऑक्सीजन को ले सके और CO2 को छोड़ सके, वो जो पार्ट है दैट इज ए रेस्पिरेटरी सरफेस। और वो अलग रूपों में है। अगर हम जलीय प्राणियों की बात करेंगे तो वहां गिल्स हैं, गलफड़े हैं। और अगर हम उभयचरी प्राणियों की बात करें तो वहां पर स्किन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। और उसके बाद अगर हम रेप्टाइल्स और बर्ड्स की बात करें तो वहां पर लंग्स हैं, एयर सैक्स हैं। और इस प्रकार से पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है वो अपनी एडवांस फॉर्म में है। तो मैं यहां पर ये बात इसलिए ज्यादा एम्फेसिस करके बता रहा हूं आपको कि हृदय में जो भी आप एनाटॉमिकल जटिलताओं का अध्ययन करेंगे उनका सीधा संबंध हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से है। जैसे जैसे मोड ऑफ लाइफ बदलती है, श्वसन के अंगों में परिवर्तन आता है, और उन श्वसन के अंगों का परिवर्तन का प्रभाव हमारे हृदय के ऊपर भी आता है। और आप इसका कोरिलेशन जो है आगे चित्रों में, और आगे जब हम आपको हर क्लास के हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे तब आप इसको आसानी से देख पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देयर इज ए क्लियर कट रिलेशनशिप बिटवीन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड हार्ट। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का संबंध किससे है? इन्वायरमेंट से है, कि किस प्रकार के वातावरण में वो एनिमल रहता है और किस प्रकार के रेस्पिरेटरी अंगों का वो उपयोग रेस्पिरेशन की क्रिया में करता है। तो एक प्रकार से जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं शरीर में, उनकी भी सप्लाई जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि सभी प्राणी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ग्रोथ है सभी में, और सभी को ऊर्जा की आवश्यकता है। तो देखिए, हृदय की जो जटिलताओं के बारे में जब आपको आगे हम बताएंगे भी, तो उसका एक कारण और भी है, और उसको अपने दिमाग में रखिए कि जैसे जैसे कशेरुक प्राणियों के शरीर में जटिलता उत्पन्न होती चली गई, उनमें इंडोक्राइन सिस्टम भी डेवलप होता चला गया, और विभिन्न टिश्यूज को, विभिन्न सेल्स को हार्मोन्स की सप्लाई, इसके अलावा एंजाइमिक एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में ऊर्जा पहुंचना, कोएंजाइम्स, विटामिन्स, इनका सप्लाई, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीजों को भेजने के लिए एक निश्चित दबाव की जरूरत पड़ी। और वो दबाव जिसे हम रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर, उस प्रेशर को एक्सर्ट करने के लिए एक मांसल अंग की आवश्यकता हुई, और उसे कहते हैं हृदय या हार्ट, जो कि कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। और इसका एक ही काम है कि ये पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई करता है, और ब्लड सप्लाई के माध्यम से ये सारी हमारी कोशिकाओं की जरूरतों को पूरा करता है। आप सब जानते हैं कि यही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो बिना रुके, बिना थके निरंतर काम अपना कर रहा है। और हम और आप जितने लोग इस क्लास में बैठे, वर्चुअल क्लास में, कोई भी नहीं चाहते कि हमारा हृदय जो है रुक जाए, थोड़ा सा आराम कर ले, क्योंकि अगर एक बार ये रुक गया तो समझिए कि हमारा जीवन ही रुक जाएगा। तो इस प्रकार से आप हृदय की इंपॉर्टेंस को भी समझ रहे हैं। आइए अब हार्ट के ओवरऑल एक पिक्चर को देखें कि हार्ट के बारे में हम और क्या क्या रोचक बातें जान सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हृदय जो है इट इज ए पल्सेटिंग ऑर्गन, मतलब ये एक निरंतर, एक लयबद्ध तरीके से धड़कने वाला ऑर्गन है। देयर इज ए रिदमिक मूवमेंट्स, जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। और हमारे मानव के शरीर में 1 मिनट में 72 बार हृदय सिकुड़ता और फैलता है। बच्चों, हार्ट जब सिकुड़ता है तो इसको हम सिस्टोल कहते हैं, और जब ये फैलता है तो इसको डायस्टोल कहते हैं। और सिस्टोल अपॉन डायस्टोल, डॉक्टर के पास जब आप अपना ब्लड प्रेशर नपवाते हैं तो वो लिखता है 120/80 mmHg। इसका आशय ये हुआ कि जब हृदय सिकुड़ता है तब रक्त पर दबाव होता है 120 mmHg का, और जब हार्ट फैलता है तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm। अगर इस प्रेशर में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब ये 140 को अगर क्रॉस कर जाता है तो हम हाइपरटेंशन कहने लगते हैं। और अगर इसी प्रकार से अगर ये 80 से नीचे जा रहा है तो इसको हम लो ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। तो ये एक सामान्य सी बात थी हार्ट और हार्ट के प्रेशर के बारे में। बच्चों, आप सब जानते हैं कि पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, और जिनमें स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो हार्ट जो है ये कार्डियक मसल्स का बना होता है, और ये कार्डियक मसल्स जो होती हैं इसकी 2 बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि ये बिना रुके, बिना थके निरंतर काम करती हैं।
और इस काम को करने के लिए इनमें विशेष प्रकार की रचनाएं अर्थात इंटरकेलेटेड डिस्क पाई जाती है और इस डिस्क की मदद से एक ये बूस्टर या प्रोपेलर का काम करती है डिस्क, और पेशियां जो है निरंतर सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। इसी प्रकार से इनको ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है और उस ऑक्सीजन से ये एनर्जी जनरेट करती हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उस समय भी ये इनके पास एक एंजाइम होता है मायोकाइनेज, और मायोकाइनेज एक्शन के जरिए ये दो एडीपी को जोड़ करके एक एटीपी को जनरेट कर लेते हैं और इस प्रकार से हृदय पेशियां अपने आप को सुरक्षित कर लेती हैं। यही जो मायोकाइनेज है बाजार में यूरोकाइनेज के नाम से भी मिलता है, और जब कभी हमें इस्चीमिया या हार्ट अटैक आता है उस समय इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो फंडामेंट है, सब बच्चे याद करके इसको नोट भी करें, कि हृदय जो है वो गट के वेंट्रल साइड में पाया जाता है। मतलब हमारी जो आहार नाल है जिसे हम गट कहते हैं उसके प्रतिपृष्ठ तल पर यह स्थित होता है। एंड देयर इज ए कैविटी और चैम्बर जिसको हम पेरिकार्डियल चैम्बर कहते हैं, उसके अंदर हार्ट बंद होता है और इस पेरिकार्डियल चैम्बर में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक पैराइटल मेम्ब्रेन और दूसरी होती है मीजोथेलियल या विसरल मेम्ब्रेन। विसरल मेम्ब्रेन हार्ट से चिपकी रहती है और वहीं दूसरी जो पैराइटल मेम्ब्रेन है ये बाहर की तरफ पेरिकार्डियल चैम्बर का भीतरी आस्तर का निर्माण करती है और इनके बीच में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जिसकी वजह से बिना किसी फ्रिक्शन के साथ हार्ट सिकुड़ता और फैलता रहता है। मानव की अगर हम बात करें तो इसका वजन देखिए 250 से 300 ग्राम तक होता है, और वहीं अगर आप लोअर कॉर्डेट्स में देखेंगे तो इसका वजन थोड़ा कम दिखाई देगा। बच्चों, हृदय जो है वो अकशेरुक प्राणियों में भी पाया जाता है ना, और अक्सर हम लोग, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉकरोच में 13 चैम्बर का हार्ट पढ़ा था आपने, लिम्यूलस में पढ़ा होगा, और इसके अलावा अर्थवर्म में जो फर्स्ट 13 सेगमेंट होते हैं वहां पर 4 पेयर ऑफ हार्ट आपने पढ़े हैं। तो दरअसल बच्चों यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो हार्ट हैं दे आर नॉट ट्रू हार्ट, ये स्यूडो हार्ट्स हैं, क्योंकि इनका निर्माण कार्डियक मसल से नहीं होता है बट दे एक्ट लाइक हार्ट। तो एक प्रकार से ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं जो हृदय के समान कार्य कर रही हैं लेकिन हृदय नहीं है। और इस प्रकार की जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं वो न्यूरोजेनिक होती हैं, मतलब इनका संबंध नर्व गैंग्लिया से होता है और नर्व के द्वारा ही इनका सिकुड़ना और फैलना निर्भर करता है। लेकिन हमारा कशेरुक प्राणियों का जो हार्ट होता है ये मायोजेनिक होता है। इसमें एक बार स्पंदन की लहर नर्व के द्वारा दी जाती है जो पेस मेकर की तरह हृदय में पाई जाती हैं, जिनको हम एवीएन और एसएएन नोड कहेंगे, आगे आप उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये नोड क्या करती हैं कि इंपल्स देती हैं, एक इंडक्शन इफेक्ट देती हैं, एक उद्दीपन देती हैं, लेकिन उसके बाद जो कार्डियक मसल्स हैं वो लगातार सिकुड़ने और फैलने का काम निरंतर करती रहती हैं। तो ऐसे हृदय को हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। हृदय को भी ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसके लिए हृदय को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज और वेन्स हैं उन्हें हम कोरोनरी आर्टरी या वेन्स कहते हैं। और जैसा मैंने आपको अभी तक व्याख्यान में बतलाया कि जैसे जैसे हमारी मोड ऑफ लाइफ में परिवर्तन होता है, हम जलीय से स्थलीय और स्थलीय से वायवी और वायवी से मल्टीफेरस मोड ऑफ लाइफ की ओर अग्रसर होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन का सीधा सीधा प्रभाव हमारी हार्ट की एनाटॉमी पर पड़ता है। तो एक प्रकार से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वर्सेस हार्ट, इनके बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, एक सीधा संबंध है। ओके, तो ये कुछ सामान्य जानकारी मैंने अभी आपको हृदय के बारे में बतलाई। अब इसके बाद हम इस व्याख्यान के पहले पार्ट में आपको बताना होगा ओरिजिन ऑफ हार्ट, कि हृदय की उत्पत्ति कैसे होती है। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एम्ब्रियोनिक लेवल पर 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं जिनको हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं, और ये इन 3 लेयर से ही आगे चल करके अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण होता है। तो इस क्रम में हृदय जो है वो मेसोडर्मल लेयर से बनता है और इसकी उत्पत्ति में आप लिखेंगे कि इट इज ए मेसोडर्मल डेरिवेटिव। मेसोडर्म से और क्या क्या चीजें बनती है बच्चों, तो हमारी हड्डियां, बोन्स, ब्लड और इसके अलावा हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये सब मेसोडर्म से बनते हैं। तो मेसोडर्मल डेरिवेटिव है। अब यहां पर जब हम हृदय की उत्पत्ति की बात करते हैं तो थोड़ा सा फर्क आप देखेंगे। जो एनेमनियोट्स हैं, मतलब प्रोटोकॉर्डेट से लेकर के एम्फीबियंस तक, उनमें थोड़ा अलग प्रकार से है ओरिजिन, और जो एमनियोट्स हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, उनमें थोड़ा सा इसका हार्ट का ओरिजिन अलग है। तो दोनों में क्या अंतर है, तो आप चाहें तो इसका एक टेबल भी बना सकते हैं और इसको नोट करिए कि जो एनेमनियोट्स हैं उनमें सिंगल इंडोकार्डियल ट्यूब बनती है, जबकि एमनियोट्स में 2 इंडोकार्डियल ट्यूब बनेंगी। एनेमनियोट्स में एक ही मिसेंट्री होती है जिसे हम डॉर्सल मीजोकार्डियम कहते हैं, और वहीं एमनियोट्स में 2 मिसेंट्री होती हैं जिन्हें डॉर्सल और वेंट्रल मीजोकार्डियम मिसेंट्री कहा जाता है। एनेमनियोट्स के केस में हृदय थोड़ा सा स्ट्रेट, ट्यूबुलर और लेस ट्विस्टेड होता है, जबकि एमनियोट्स के केस में ये पूरी तौर से ट्विस्टेड हो जाता है, मतलब ऑरिकल्स जो है वो एंटीरो डॉर्सल हो जाते हैं और वेंट्रिकल जो है वो पोस्टीरो वेंट्रल हो जाता है।
तो एक प्रकार के एस के आकार की ट्विस्टिंग आप एमनियोट्स के हार्ट में देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करें एनेमियोट्स में किस प्रकार से हृदय की उत्पत्ति हो रही है। आइए चित्रों के माध्यम से देखिए। तो ये जो सामने आपके चित्र दिख रहे हैं 1, 2 और 3, इसमें सबसे पहले वाले डायग्राम में आप देखिए ऊपर की तरफ लिखा है गट। गट मतलब आहार नाल, और सब बच्चे जानते हैं कि गट का फॉर्मेशन इंडोडर्म से होता है। उसके नीचे जो लेयर है वो है मीजोडर्म, और मीजोडर्म के नीचे जो लेयर है वो है एक्टोडर्म। ये जो एक्टोडर्म है ये ट्रांसवर्स सेप्टम के रूप में हमारे एब्डोमिनल कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी से अलग करता है। कभी कभी ज्यादा भोजन आप कर लीजिए तो स्टमक जो है प्रेशर डाल देता है ट्रांसवर्स सेप्टम पर, और ट्रांसवर्स सेप्टम का दबाव पेरिकार्डियल स्पेस पर पड़ता है और हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे सीने में दर्द हो रहा है, और एक प्रकार की टैकीकार्डियक कंडीशन डेवलप हो जाती है, और एक तरह का सोच आ जाता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, जबकि वो आपके डाइजेशन के अपसेट होने से या गैस के कारण या स्टमक प्रॉब्लम से होने वाली बात होती है। तो आइए यहां पर देखिए जो मीजोडर्म लेयर आप देख रहे हैं जिसमें 2 सीलोमिक स्पेस दिख रहे हैं, इस मीजोडर्म से कुछ सेल्स बंचिंग ऑफ होती है, मींस कुछ सेल्स यहां से डिटैच होती हैं, और ऐसी जो मीजनकाइमल सेल्स जो मीजोडर्म से अलग हो रही हैं और इंडोडर्म के नीचे इकट्ठी हो रही हैं, दे फॉर्म ए स्ट्रक्चर नोन एज ए इंडोकार्डियल रूडिमेंट। Sooner or later, this endocardial rudiment is changed into a specialized tube-like structure known as a endocardial tube. और जैसे ही इंडोकार्डियल ट्यूब बनती है, मीजोडर्मल लेयर 2 भागों में स्प्लिट हो जाती है, एक भीतर की तरफ माने टुवर्ड्स द इंडोकार्डियल ट्यूब जिसे हम स्प्लेंचनिक मीजोडर्म कहते हैं, और एक जो बाहर की तरफ है एपिडर्मिस की तरफ, एक्टोडर्म की तरफ, ट्रांसवर्स सेप्टम की तरफ, उसे हम सोमेटिक मीजोडर्म कहते हैं। ये जो स्प्लेंचनिक मीजोडर्म है धीरे धीरे इंडोकार्डियल ट्यूब को इंसर्कल करती है, और इंसर्कल करने के बाद ऊपर की तरफ जाकर के दोनों स्प्लेंचनिक मीजोडर्म आपस में जुड़ जाती हैं, और एक प्रकार से स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है जैसे आपके कमरे में सीलिंग फैन, आप देखिए ऊपर सीलिंग फैन लटका हुआ है और एक रॉड से पंखा लटका हुआ है कमरे में, तो वैसे ही ये ऊपर एक डॉर्सल मीजोकार्डियम मिसेंट्री है जिससे ये नीचे एक गोल रचना आ गई है। अब यहां पर बच्चे ध्यान दें, इंडोकार्डियल ट्यूब और स्प्लेंचनिक मीजोडर्म दोनों मिलकर के इपीमायोकार्डियम बनाते हैं। अब इपीमायोकार्डियम जो है इससे फर्दर डिफरेंशिएशन तो होगा, लेकिन उसके नीचे जो स्पेस आप देख रहे हैं जो स्प्लेंचनिक और सोमेटिक मीजोडर्म से बना है, एक प्रकार का सीलोमिक स्पेस है, इसे ही बच्चों हम पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो रचना है इंडोकार्डियल ट्यूब और स्प्लेंचनिक मीजोडर्म, ये एंटीरो वेंट्रल साइड पर धीरे धीरे लार्ज होगी एक ट्यूब के रूप में, बट देयर इज ए लिमिटेड स्पेस, तो इसमें स्लाइड ट्विस्टिंग भी होगी। अगले चित्र में देखते हैं अपन लोग। तो अगले चित्र में आप देखिए कि ये ट्यूब जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, और अब क्या हो रहा है कि ऑरिकल मतलब एक पार्ट ऊपर की ओर और एक पार्ट नीचे की ओर आ रहा है। तो जो हिस्सा ऊपर की ओर है पतली दीवारों का बना है बच्चों, इसे हम ऑरिकल कहते हैं। जो मांसल है नीचे की तरफ है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। वेंट्रिकल से वेंट्रल एओर्टा निकलता है जो गिल्स में ब्लड को लेके जाएगा। ध्यान दीजिए कहां लेके जाएगा, ये गिल्स में, गलफड़ों में लेके जाएगा या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ले जाएगा। तो जिस स्थान से वेंट्रल एओर्टा निकलता है वहां पर भी एक फूली रचना दिख रही है जिसे हम बल्बस आर्टेरियोसस या कोनस आर्टेरियोसस कहते हैं, जो एक प्रकार का प्रेशर एक्सर्ट करेगा ब्लड पर। इसी तरह से ऑरिकल से देखिए एक रचना आपको दिख रही होगी, यह है साइनस वेनोसस, और ये जो साइनस वेनोसस है ये सारा इंप्योर ब्लड, पूरे शरीर का जो इंप्योर ब्लड है उसको कलेक्ट करती है और ऑरिकल में साइनो ऑरिकुलर एपर्चर से लेके आती है। बी चित्र में आप देखें यहां पर तो स्पष्ट रूप से हमको हार्ट में ऑरिकल, वेंट्रिकल, कोनस, वेंट्रल एओर्टा और नीचे की तरफ साइनस वेनोसस दिखाई दे रहा है। अब बच्चों ऐसे हार्ट को हम कहते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट। आप कहेंगे सर कि अभी आपने तो बहुत सारी चीजें बता दी, ऑरिकल बताया, वेंट्रिकल बताया, साइनस वेनोसस बताया और कोनस आर्टेरियोसस बता दिया, वेंट्रल एओर्टा बताया, लेकिन चैम्बर आप कह रहे हैं 2 ही हैं। तो बच्चों इस बात को आप नोट कर लें कि जो ऑरिकल और वेंट्रिकल है यही कार्डियक मसल्स का बना हुआ है, बाकी रचनाओं को कार्डियक मसल्स नहीं बना रही हैं, इसलिए इसे हम 2 चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं। और यहां पर एक तरह से अगर हम देखें तो सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगा, जो आगे अभी अपन पढ़ेंगे फंक्शनल एनाटॉमी में। तो इतनी चीजें अभी आपने देखी एनेमनियोट्स में, अर्थात मछलियों और मेंढक में, फिशेज और एम्फीबियंस में इस प्रकार से हृदय की उत्पत्ति होती है। अब हम दूसरा चित्र यहां पर आपको दिखा रहे हैं, वो है एमनियोट्स में, जिनमें रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स को रखा गया है। अब अंतर देखिए आप थोड़ा सा कि ये जो मैंने चित्र लिया है ये पक्षियों से लिया है। बर्ड्स की चिक एम्ब्रियोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी थी, तो चिक एम्ब्रियोलॉजी में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 27वें घंटे से लेकर के 30वें घंटे तक का, जब मुर्गी अंडे के ऊपर बैठ के अंडे को गर्मी प्रदान करती है, एक प्रकार के उष्मायन की क्रिया इंक्यूबेशन की,
उस समय आप देखें तो गट का फॉर्मेशन हो रहा है, इंट्रोजेनेसिस, और दोनों तरफ देखिए दो इंडोकार्डियल ट्यूब दिखाई दे रही हैं, दे आर द इंडोकार्डियल रूडिमेंट। धीरे धीरे ये दोनों रूडिमेंट पास आएंगे और फाइनली ये दोनों जो ट्यूब्स हैं इंडोकार्डियल ये आपस में जुड़ जाएंगी और एक इंडोकार्डियल ट्यूब हो जाएगी। और ऊपर और नीचे तीसरा नंबर, इसमें देखिए थर्ड स्टेज पर ऊपर और नीचे दो आपको मीसेंट्रीज दिखाई दे रही हैं, डॉर्सल और वेंट्रल मीजोकार्डियम मीसेंट्रीज। और इस तरह से आगे चल करके बाकी जो फर्दर डिफरेंशिएशन है वो वैसे ही होंगे जैसे आपने एनेमियोट्स में पढ़े। तो यहां भी इपीमायोकार्डियम बनेगा। बच्चों ध्यान दो, इपीमायोकार्डियम में इपीकार्डियम जो है इससे मीजोथीलियल मेम्ब्रेन्स बनती हैं जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, पेराइटल और विसरल मेम्ब्रेन। विसरल मेम्ब्रेन हार्ट से चिपकी रहती हैं और पेराइटल मेम्ब्रेन पेरिकार्डियल कैविटी का भीतरी अस्तर बनाती है। और जो मायोकार्डियम वाला हिस्सा है ये कार्डियक मसल्स का निर्माण करता है और इससे आगे चल करके ऑरिकल और वेंट्रिकल का निर्माण होता है। तो ये कुछ आपने अंतर देखे एमनियोट्स के केस में। तो यहां पर एनेमनियोट्स और एमनियोट्स दोनों में हमने देखा कि किस प्रकार का एडवांसमेंट ओरिजिन ऑफ हार्ट में है, हृदय की उत्पत्ति में किस प्रकार की क्रमिक जटिलताएं हैं, उनका आपने अभी अवलोकन किया। मूल बात दोनों में समान थी कि दोनों में ये मीजोडर्म से डेवलप हुआ, दोनों में इंडोकार्डियल ट्यूब बनी, दोनों में पेरिकार्डियल कैविटी का निर्माण मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से हुआ। दीज आर द बेसिक चीजें जो दोनों में कॉमन है। और स्टिल हार्ट इज वेंट्रल टू गट, और हृदय कहां पर है बच्चों? गट के वेंट्रल साइड में स्थित है। अब आइए अपन लोग अब आगे चर्चा करें एनाटॉमिकल फीचर्स की कि हृदय में किस प्रकार के आंतरिक संरचनाओं में बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटोकॉर्डेट की बात करेंगे। तो बच्चों प्रोटोकॉर्डेट में सिंगल चैम्बर जैसा हार्ट होता है और यहां पर हम देखेंगे कि हृदय में साइनस वेनोसस भी छोटा सा होता है। और ये जो रचनाएं होती हैं ये वेंट्रल एओर्टा से जब एफरेंट आर्टरीज निकलती हैं और इम्प्योर ब्लड को शुद्धिकरण के लिए गिल स्लिट्स में ले जाती हैं, याद करिए ब्रेंकियोस्टोमा को, उस समय उस ओरिजिन पॉइंट पर जहां से एओर्टिक आर्चेस डेवलप होती हैं वहां पर मांसल रचनाएं पाई जाती हैं विच आर नोन एज ए फेरेंजियल बुलबिल्स। और ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है? सिंगल, मतलब जितना भी ब्लड हार्ट के पास आता है वो इम्प्योर होता है और प्यूरिफिकेशन के लिए वो आगे एओर्टिक आर्चेस के द्वारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भेज दिया जाता है। तो ऐसे हृदय को हम क्या कहेंगे बच्चों? वेनस हार्ट कहेंगे। वेनस का मतलब ये वेन्स क्या करती हैं? इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके हृदय के पास लाती हैं और वापस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्यूरिफिकेशन के लिए उसको भेजा जाता है। तो वेन्स जो हैं यहां पर हार्ट ही क्या काम कर रहा है? सीधे सीधे इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भेज रहा है। तो ऐसा हृदय जिसमें सिंगल सर्कुलेशन हो और जिसमें ब्लड कैसा हो? इम्प्योर हो, डीऑक्सीजनेटेड, उसे हम वेनस हार्ट कहते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा समूह था वो था साइक्लोस्टोम्स का। यहां पर आप देखिए कि अब दो चैम्बर बन जाते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। छोटा सा साइनस वेनोसस होता है और एक बहुत बड़ी रचना जो इंपॉर्टेंट है बल्बस आर्टेरियोसस, ये बनती है वेंट्रिकल के उस हिस्से में जहां से वेंट्रल एओर्टा निकल रहा है। ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो, जस्ट टू चेक द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड देयर आर ए नंबर ऑफ सेमीलूनर वॉल्व्स। तो यहां पर भी एक सेट हमें सेमिलुनर वॉल्व का अर्धचंद्राकार कपाट का दिखाई देता है। और फाइनली ब्लड जो है वो एफरेंट और इफरेंट के द्वारा कहां चला जाता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। तो एफरेंट तो ब्लड को लेके जाती है इम्प्योर को, और जब वो प्यूरिफाई हो जाता है तो ई डबल एफ, इफरेंट, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, ए डबल एफ और ई डबल एफ। तो ई डबल एफ इफरेंट जो है, हिंदी में इनको अपवाही और अभिवाही कहते हैं, इफरेंट के द्वारा कलेक्ट होकर के पूरे शरीर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये साइक्लोटोम्स के हार्ट का है। तो इस प्रकार के चेंजेस हमें, तो कहने का आशय ये हुआ कि हृदय में अगर इंटरनली देखें तो केवल कपाट ही डेवलप हुए हैं और बाकी कुछ इस प्रकार की रचनाएं नहीं है। हार्ट कैसा है? एक टू चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर वेनस या कोनस हार्ट के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ज्यादा एडवांसमेंट हमें मछलियों में दिखाई देता है और मछलियों में ये जो हार्ट है फिर से दो चैम्बर है, मतलब एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल है, लेकिन यहां पर ट्विस्टिंग भी दिखेगी और हृदय में हमेशा इम्प्योर ब्लड ही आ रहा है, सिंगल सर्कुलेशन है। तो ऐसे हार्ट को हम वेनस या कोनस कहते हैं। आपने देखिए आपसे कई अंडर ग्रेजुएट में पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि इस कॉरिडोन के हार्ट को वेनस हार्ट या कोनस हार्ट क्यों कहते हैं? तो उसकी वजह क्या है कि इसका जो हार्ट है उसमें एक ही प्रकार का ब्लड आ रहा है। एक और विशिष्ट बात है कि जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसका संबंध एब्डोमिनल कैविटी से भी होता है और जहां पर पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स पाई जाती हैं, ऑरिकल बड़ा ट्रायंगुलर स्पॉन्जी थिन वॉल्ड होता है और वहीं पर जो वेंट्रिकल है वो मांसल होता है।
तो ऐसा क्यों होता है? चूंकि ऑरिकल को मेन काम क्या है ऑरिकल का? रक्त को इकट्ठा करना, और इसके पास जो ब्लड आ रहा है वो साइनस वेनोसस से आ रहा है, इसलिए इसकी दीवारें पतली होती हैं। मतलब ये कलेक्शन का काम कर रहा है, रिजर्वायर का काम कर रहा है। और जो वेंट्रिकल है उसका काम क्या है? कि ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भेजना। इसलिए वेंट्रिकल की दीवारें मांसल होती हैं। साइनस वेनोसस एक ऐसी रचना है जो ऑरिकल से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो 4 बातें आप दिमाग में रखिए। सबसे पहला साइनस वेनोसस, जिसमें कि डक्टाई क्यूवेराई और हेपेटिक साइनस नामक वेन्स के द्वारा इंप्योर ब्लड लाया जाता है। साइनस वेनोसस से साइनो ऑरिकुलर एपर्चर के द्वारा ऑरिकल में ब्लड जाता है, जो पतली दीवार का है। ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियोसस में, और वहां से फिर ये ब्लड चला जाता है वेंट्रल एओर्टा में, और वेंट्रल एओर्टा से ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अर्थात गिल्स में जाता है। चित्र में देखें आइए। तो इसके पहले जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो यहां पर लिखी हुई हैं। यहां पर जो सबसे बड़ी रचना है वो है कोनस आर्टेरियोसस, जिसमें 2 प्रकार के वॉल्व पाए जाते हैं। पहले वॉल्व है जिनको हम सेमिलूनर कहते हैं, इनकी 2 कतारें होती हैं, और इसी प्रकार से 2 सेट होते हैं एसेसरी वॉल्व या मिनिएचर वॉल्व के। तो और हृदय कैसा होता है? यहाँ पर हृदय अब जो है वो मायोजेनिक हार्ट के रूप में है। तो आइए चित्र में इसको हम लोग देखें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये जो चित्र है आपकी किताब से ही लिया है हमने। इसमें देखिए ये जो चित्र है वो एक व्यू है, डॉर्सल व्यू। डॉर्सल साइड में देखिए 2 डक्टाई क्यूवेराई साइनस वेनोसस बना रही हैं। साइनस वेनोसस के ऊपर एट्रियम या ऑरिकल है, और नीचे की तरफ वेंट्रिकल है, और वेंट्रिकल के साथ जुड़ा हुआ है कोनस, और ऊपर है वेंट्रल एओर्टा। अब ये जो दूसरा चित्र है ये एनाटॉमिकल फीचर को दिखा रहा है कि इसमें देखिए हमको पतली दीवार का ऑरिकल और बीच में एक वेंट्रिकल दिख रहा है। वेंट्रिकल को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कॉर्डी टेंडिनी नामक एक फाइब्रस स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लड को एक ही दिशा में संचारित करने में सहायता पहुंचा रहे हैं। और ऊपर देखिए कोनस आर्टेरियोसस दिख रहा है, जिसमें फ्लैप लाइक पत्ती के आकार के वॉल्व दिख रहे हैं। पहली और दूसरी 2 कतारें हैं, एक मिड डॉर्सल है और 2 एंटीरो लेटरल हैं, जिन्हें हम सेमिलूनर वॉल्व कह रहे हैं, और इनके बीच बीच में है मिनिएचर वॉल्व, और आगे चल करके ये वेंट्रल एओर्टा से जुड़ गए हैं। यहां पर बच्चों ध्यान रखें कि कपाट या वॉल्व का काम क्या होता है कि रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं, रक्त एक ही डायरेक्शन में आगे की ओर प्रवाहित हो। और यहां पर ये जो हृदय है ये 2 चैम्बर्ड है, और इसका मूल काम क्या है कि इंप्योर ब्लड को कलेक्ट करना और प्यूरिफिकेशन के लिए इसको कहां भेज देना? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। तो एक प्रकार से रक्त का प्रवाह कैसा हो रहा है? सिंगल सर्कुलेशन। आइए अब हम दूसरे एनिमल में देखें, दूसरे ग्रुप में, और वो है हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस चूंकि इनकी मोड ऑफ लाइफ कैसी है? पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी, ड्यूल मोड ऑफ लाइफ। यहां पहली बार 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल बन जाता है, लगभग 100 ग्राम का हार्ट, और डॉर्सल साइड में साइनस वेनोसस है हार्ट के, और वेंट्रल साइड में कोनस आर्टेरियोसस, जिसे हम ट्रंकस आर्टेरियोसस भी कहते हैं। और ट्रंकस में कार्डियक मसल्स नहीं पाई जाती हैं। 2 ऑरिकल जरूर हैं, लेकिन वो दोनों ऑरिकल कॉमन ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर के द्वारा वेंट्रिकल में खुल रहे हैं। यहां पर कॉलमनी कॉर्नी के अलावा कॉर्डी टेंडिनी नामक रचना भी है। और मजेदार बात याद रखिए कि इसमें केवल एक ही नोड है, जिसको हम साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, जो साइनस वेनोसस के पास है। और हृदय के स्पंदन के लिए जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना बच्चों, 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व्स जिसे वेगस कहते हैं, वहां से ब्रांचेज आती हैं और इस एसएएन नोड से जुड़ी रहती हैं। और यहां से ये नर्वस स्टिमुलाई तंत्रिकीय उद्दीपन हार्ट को देता है, और हृदय जो है वो फिर आगे मांसपेशियां हृदय की काम करने लगती हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तो पहली बार अगर आप देखें तो प्योर और इम्प्योर ब्लड ये अब सेपरेट होना शुरू हो रहा है एम्फीबिया से। और इस सेपरेशन के लिए, मतलब डबल सर्कुलेशन के लिए किस प्रकार के एनाटॉमिकल चेंजेस हैं वो आप देखेंगे एम्फीबियंस में, इसके डायग्राम में। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, पहला डॉर्सल है और दूसरा वेंट्रल हार्ट का। डॉर्सल साइड में साइनस वेनोसस होता है, और वेंट्रल साइड में ट्रंकस आर्टेरियोसस या आप देखेंगे कोनस आर्टेरियोसस भी जिसको हम कहते हैं वो दिखाई दे रहा है। 2 भागों में डिवाइड है। फिर वो दोनों भाग जो हैं एओर्टिक ट्रंक, वो 3 शाखाओं में बटे हुए हैं, कैरोटिड, सिस्टमिक और पल्मोक्यूटेनियस। पल्मोक्यूटेनियस क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी है और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी है, त्वचीय और लंग्स दोनों से श्वसन हो रहा है। अब इसकी एनाटॉमिकल फीचर आप देखिए तो यहां पर 2 हमको ऑरिकल्स दिख रहे हैं। जो आपके दाहिने हाथ की तरफ है ये लेफ्ट ऑरिकल है, और जो आपके बाएं हाथ की तरफ है वो राइट ऑरिकल है। हमेशा याद रखिए कि लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आएगा वो प्योर होगा, और राइट साइड में जो ब्लड आएगा साइनो ऑरिकुलर एपर्चर से होता हुआ साइनस वेनोसस से, वो इम्प्योर होगा। और ये दोनों ब्लड फाइनली वेंट्रिकल में पहुंचते हैं,
और वेंट्रिकल से जब ये ट्रंकस आर्टरियोसस में जाते हैं तो यहाँ एक स्पाइरल वॉल्व होता है, और एक स्पाइरल वॉल्व में केवम पल्मोनेल और केवम एओर्टिकम, ये दो कंपार्टमेंट हैं जो कोशिश करते हैं कि जो प्योर ब्लड है वो पूरा का पूरा कैरोटिको सिस्टमिक मतलब कैरोटिड और सिस्टमिक ब्रांच में चला जाए, और इम्प्योर ब्लड जो है वो पल्मोक्यूटेनियस ब्रांच में जाए। तो इस रचना को आप इस चित्र में देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों ट्रंकस में केवम पल्मोक्यूटेनम और केवम एओर्टिकम, ये रचना आप देख रहे हैं। पल्मोक्यूटेनम में इम्प्योर ब्लड जा रहा है और एओर्टिकम में कैसा ब्लड जा रहा है, प्योर, क्योंकि शरीर को प्योर ब्लड की आवश्यकता है। लेकिन बच्चों एक लाइन जरूर लिख रहे हैं नीचे कि एम्फीबियंस के केस में भी देयर इज ए स्लाइटली मिक्सिंग ऑफ O2 एंड CO2 ब्लड, मतलब थोड़ी सी मिक्सिंग तो यहां होती है, पूरी तौर पर दोनों स्ट्रीम्स अलग नहीं हो पाती हैं, यद्यपि डबल सर्कुलेशन के लिए कुछ रचनाएं इनमें विशेष रूप से आप देख रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो दे आर द फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, और यहां पर आप पाएंगे कि हृदय में स्ट्रक्चरली तो अभी भी 3 चैम्बर हैं, क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों फंक्शनली ये 4 चैम्बर्ड हार्ट के रूप में काम करता है। क्रोकोडीलिया एक ऐसी क्लास है जिसमें कि पूरी तौर से 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। साइनस वेनोसस अब थोड़ा छोटा हो गया है। ऑरिकल में एक डायवर्टिकुलम आप देखेंगे और इसकी इनर सरफेस पर मस्कुलाई पैक्टिनिटी नामक रचना होती है। राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर में एक ही वॉल्व होता है, और जो लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर है वहां पर भी आप एक मोनोलेबिएट कपाट देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात रेप्टाइल्स में आप पाएंगे कि यहां पर 2 सिस्टेमिक पाई जाती हैं, जो राइट सिस्टेमिक है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और लेफ्ट सिस्टेमिक जो है वो राइट वेंट्रिकल से निकलती है, और दोनों सिस्टेमिक एक पॉइंट पर मिलती हैं तो देयर इज ए अपर्चर जिसे हम फोरामेन ऑफ पेनेजी कहते हैं, और ये जो फोरामेन ऑफ पेनेजी है इट मेंटेन्स द प्रेशर ऑफ ब्लड बिटवीन 2 सिस्टेमिक आर्चेज। इसके अलावा बंडल ऑफ हिस भी इनमें आप पहली बार देखेंगे, बट स्टिल देयर इज ए स्लाइटली मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन लिजर्ड्स, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या चेंजेस हैं वो देखिए इस चित्र में आपको दिखाई देंगे। ऊपर वाले चित्र में देखिए वो डायवर्टिकुलम दिख रहा है, और नीचे वाले चित्र को अगर आप देखें तो इंटरवेंट्रिकुलम छोटा है, और इस वजह से हार्ट को हम 3 चैम्बर्ड भी कह रहे हैं। लेकिन ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये प्योर और इम्प्योर ब्लड को अलग अलग करने का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, आइए इस TS सेक्शन में आप देखिए। यहां पर ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये पूरे वेंट्रिकल की कैविटी को 2 भागों में बांट देता है। ऊपर वाले भाग को केवम डॉर्सेल और नीचे को केवम वेंट्रेल कहते हैं। केवम डॉर्सेल जो है यहां पर प्योर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए दोनों आपको यहां पर दिख रही हैं आर्चेज, लेफ्ट और राइट दोनों साइड की सिस्टमिक यहां से निकल रही हैं, और नीचे की तरफ आप देखेंगे जो केवम वेंट्रेल वाला हिस्सा है इसे केवम पल्मोनेल भी कहते हैं, और यहां पर आता है इम्प्योर ब्लड जो फाइनली यहां से पल्मोनरी आर्च के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है शुद्धिकरण के लिए। तो इस प्रकार का एक चेंजेस हम यहां रेप्टाइल्स में देखते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो यहां पर पूरी तौर से अब हार्ट में आप 4 चैम्बर्ड हार्ट देखेंगे, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, और हार्ट में डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी आपको दिखाई देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहां पर देखेंगे कि जो बड़े पक्षी होते हैं लार्जर बर्ड्स उनमें हार्ट छोटा होता है क्योंकि उनकी एक्टिविटी स्लो होती है, और जो छोटे पक्षी होते हैं उनका हार्ट कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, और साथ ही साथ उसमें जो हार्ट बीट है वो भी ज्यादा होती है। मैंने देखिए टर्की, हैन और स्पैरो तीनों के यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं। टर्की में 100 पर मिनट, हैन में 300 पर मिनट, और स्पैरो में जो गोरैया होती है ना अपनी छोटी पक्षी स्पैरो, इसमें 500 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट रेट है। तो ये चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि जो लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर है वहां पर बाइकस्पिड वॉल्व होता है, और राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर पर मोनोकस्पिड वॉल्व होता है। कॉर्डी टेंडिनी अब पेपिलरी मसल्स में मॉडिफाइड हो जाती है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप पाएंगे कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक मसल्स डेवलप हो जाती हैं जिन्हें हम एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं, जो स्पंदन या जो स्पंदन की लहर है उसको वो ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाने नहीं देती हैं। इस वजह से क्या होता है बच्चों कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमको एक नए नोड की जरूरत पड़ती है, और इस नोड को हम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड या AVN कहते हैं। और एक तरह से यहाँ पर बाई नोडल सिस्टम या 2 नोड्स आपको दिखाई देंगी। और बंडल ऑफ हिस एक और महत्वपूर्ण रचना आप देखेंगे, तो दीज आर द मसल्स विच आर मॉडिफाइड इनटू नर्व्स। तो नर्व्स ना होकर के क्या है, ये मॉडिफाइड नर्व्स हैं, मसल से बनी हुई हैं, इन्हें हम परकिंज फाइबर कहते हैं। और एक ऐसा पूरा हार्ट जो है दैट इज नोन एज ए मायोजेनिक हार्ट। चित्र में आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये डॉर्सल व्यू है, और इसके बाद आप इसके एनाटॉमिकल फीचर देखें तो इस प्रकार के फीचर आप देख रहे हैं।
इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पर हार्ट का जो लेफ्ट साइड है उसमें प्योर ब्लड है और जो राइट साइड है उसमें इम्प्योर ब्लड है। जो लेफ्ट साइड है वहां से प्योर ब्लड को एक सिस्टेमिक आर्च, जिसे हम कैरोटिको सिस्टेमिक कहते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट कैरोटिको सिस्टेमिक, मतलब निकलती लेफ्ट से है और जाती राइट साइड में है। और इसी प्रकार से आप देखिए राइट साइड में जो इम्प्योर ब्लड है उसको पल्मोनरी आर्च फेफड़ों में लेके जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम मैमल्स की बात करें तो हार्ट यहां पर ऑलमोस्ट बर्ड की तरह है, लेकिन 4 चैम्बर्ड है। और 4 चैम्बर के अलावा जो सबसे बड़ा अंतर आप पाएंगे वो देखेंगे कि यहां पर राइट के बजाय लेफ्ट कैरोटिको सिस्टेमिक आर्च पाई जाती है। और जो लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर है जिसमें बाइकस्पिड वॉल्व है, इसे ही हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं। अक्सर कभी कभी रक्त प्रवाह में अशुद्धियों के कारण या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम से ये वॉल्व खराब होता है और इसका फिर हम जो ऑपरेशन होता है ओपन हार्ट सर्जरी, तो ये मिट्रल वॉल्व इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी याद रखिए। और जो राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर है इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। दोनों नोड्स हैं यहां पर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हार्ट जो है पूरी तौर से मायोजेनिक है और दोनों नोड्स जो हैं जिनका संबंध 10th नंबर की क्रेनियल नर्व से है वो विशेष प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रीशन कर रहे हैं, जिसमें एड्रीनेलिन हार्ट की दर्द को बढ़ा रहा है और एसिटिल कोलिन हार्ट की दर्द को कम कर रहा है। बट देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स और उस कॉम्बिनेशन से ये 72 टाइम्स पर मिनट की रफ्तार से हमारा हृदय निरंतर सिकुड़ता और फैलता रहता है। ये हार्ट का एक डॉर्सल व्यू है और ये इसका एनाटॉमिकल फीचर है। यहां पर आप देखें कि लेफ्ट कैरोटिको सिस्टेमिक है जो निकल रही है कहां से, लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट में ही जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइनस वेनोसस अब एब्सेंट हो जाता है। साइनस वेनोसस इज एब्जॉर्ब्ड बाय राइट ऑरिकल और पूरी तौर से डबल सर्कुलेशन ब्लड का पाया जाता है, मतलब शुद्ध रक्त अलग और अशुद्ध रक्त अलग। एक बार फिर से सुनिए कि हृदय का जो बायां हिस्सा है उसमें कैसा ब्लड होगा, प्योर ऑक्सीजनेटेड, और जो हृदय का दाहिना हिस्सा है जो आपके बाएं हाथ की तरफ है उसमें होगा इम्प्योर ब्लड जो शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में जाएगा। अब अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये देखिए परकिंस के फाइबर और बंडल ऑफ हिस जो है स्पंदन की लहर को पूरे हृदय में संचारित कर रहे हैं। बच्चों जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ईसीजी, जिसमें हम पीक्यूआरएस पीक को पढ़ते हैं, वो पीक्यूआरएस पीक जो है ईसीजी का, वो दरअसल हमारे हृदय के ऊपर किस प्रकार का आवेश फैल रहा है उसको बतलाता है। मतलब हृदय की आंतरिक स्थिति को नहीं बता पाता है, उसके लिए इकोकार्डियो करना पड़ेगा। तो ईसीजी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग। और अब हम अगर इसको समराइज करें तो आप पाएंगे कि जो कशेरुक प्राणियों में जो एनेमनियोट्स हैं उनमें ऑलमोस्ट सिंगल, डबल या 3 चैम्बर्ड हार्ट है, जबकि एमनियोट्स में आप देखेंगे तो 3 चैम्बर्ड या 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एनेमनियोट्स में सिंगल सर्कुलेशन और स्लाइटली डबल सर्कुलेशन है, एमनियोट्स में पूरी तौर से डबल सर्कुलेशन है। एनेमनियोट्स में मिक्सिंग होती है ब्लड की, एमनियोट्स में मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पर एनेमनियोट्स में सिंगल नोड है जिसको हम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, वहीं दूसरी ओर एमनियोट्स में आप देखेंगे 2 नोड्स हैं, एसएएन और एवीएन। अब एक सवाल अपने दिमाग में आपसे पूछूंगा, लेकिन उस सवाल के साथ अब इस बात का उत्तर भी दिमाग में रखिए कि एमनियोट्स में 2 नोड्स क्यों हैं, खास तौर से बर्ड्स और मैमल्स में। उसकी बात इसलिए क्योंकि वहां पर ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एनुलस फाइब्रोसस नामक रचना डेवलप हो गई है जो ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर स्पंदन की लहर को जाने से रोकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एनेमनियोट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स और लंग्स हैं और एमनियोट्स में केवल फेफड़ों के द्वारा ही श्वसन होता है। तो इस प्रकार से यहां हमारा ये व्याख्यान जो है समाप्त होता है। बच्चों यहां पर मैंने कुछ रेफरेंसेस भी आपके लिए दिए हैं और रेफरेंसेस जरूर आप नोट करें और इन संदर्भ ग्रंथों का आप उपयोग भी करें। इसमें बैरिंगटन भी आप देख सकते हैं, निगम, मजपूरिया, यंग, स्मिथ और कॉलबर्ट, इनको तो आप पढ़ें ही पढ़ें और साथ ही साथ आप इसके अलावा बैरिंगटन को भी देखिए और इन अच्छी किताबों को जरूर पढ़िए। केवल आरएल कोटपाल से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जितना अच्छा स्टडी मटेरियल होगा उतना अच्छा आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। अब आपके लिए फ्री सेशन है क्वेश्चन आंसर के लिए, तो जो बच्चे इससे लिंक है हमारे इस वर्चुअल क्लास से, तो वो इस व्याख्यान से संबंधित कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको उत्तर जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो एनी वन ऑफ यू आस्क एनी क्वेश्चन। मेरे सामने, हाँ, कट गया था क्या?
अच्छा, कनेक्टिविटी है। बच्चे अपने मन में सवाल पूछ सकते हैं, उनके सवाल पूछना भी चाहिए। मेरा कहना यह है कि हमेशा अगर मन में कोई भ्रांति है तो उसको जरूर पूछिए। हाँ, छतरपुर कॉलेज से पूछना चाह रहे हैं कोई क्या? बच्चों पूछ सकते हैं आप। छतरपुर कॉलेज मेरे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। थोड़ा सा आगे आके पूछिए बेटा, माइक ले लीजिए, उससे आवाज मुझ तक पहुंचेगी। हाँ पूछो बेटा। जो सर बेनियस हार्ट है वो इम्प्योर ब्लड को शुद्धिकरण के लिए कहाँ पर भेजता है? एक बार फिर से बेटा सवाल पूछो एक बार। कौन सा हार्ट पूछ रहे हैं आप? वेनियस हार्ट कहा ना आपने सर? वेनस, वेनस या कोनस हार्ट? वेनस, वेनस, वेनियस नहीं, वेनस, VENOUS। हाँ बच्चे बिल्कुल सही सवाल है। वेनस जो हार्ट है ये मछलियों में, खास तौर से जो कार्टिलेजिनस मछलियां हैं जैसे इलास्टो ग्रोइंग फिशेस, उनमें पाया जाता है। और इस प्रकार का हार्ट जो होता है वो केवल इम्प्योर ब्लड को ही कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद ये शुद्धिकरण के लिए गलफड़ों में, गिल्स में, वेंट्रल एओर्टा के माध्यम से एओर्टिक आर्चेस के थ्रू ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए भेजता है। अब इसको हम कोनस क्यों कहते हैं, एक सवाल ये भी तुम पूछ सकते हो। क्योंकि वेनस तो इसलिए कहा क्योंकि इसमें इम्प्योर ब्लड है, और कोनस इसलिए क्योंकि वेंट्रिकल की उस जगह से जहां से वेंट्रल एओर्टा निकल रहा है वहां पर एक फुली बांसल रचना बन जाती है, बल्बस स्ट्रक्चर, उसे हम कोनस आर्टेरियोसस कहते हैं। इसलिए इनके हार्ट को हम कोनस हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, ओके। और कोई सवाल? पन्ना कॉलेज भी दिख रहा है, और छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बच्चे पूछ सकते हैं, और नर्मदा होशंगाबाद भी सामने जुड़ा हुआ है, तो NMV कॉलेज के बच्चे। हाँ काफी कॉलेजेस हैं, पूछिए बच्चों। हाँ बेटा आप आइए आगे होशंगाबाद से। हाँ माइक ले लो हाथ में, अपना नाम बताओ और सवाल पूछो। हेलो। हाँ हेलो। पूछो बेटा। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते बेटे। मैं पीजी कॉलेज बड़वानी से बोल रहा हूँ सर। एक मिनट बेटा, होशंगाबाद वाले रुक जाइए, ये बड़वानी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूछो बेटा जल्दी से। सर कभी कभी एम्फीबियंस जो रहते हैं उन्हें फ्रॉग में देखा जाए तो कभी कभी जो भूमि रहती है भूमि के अंदर पाए जाते हैं, तो उनमें सर वो कैसे जीवित रहते हैं, मतलब रेस्पिरेशन कैसे होता है? देखिए बच्चों कि जो एम्फीबियंस हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इनकी एम्फीबियस लाइफ है, तो ये नम जगहों पर और मूलतः ये पानी में पाए जाते हैं। जमीन के अंदर वाली बात तो नहीं है, ये मड में हो सकते हैं, कीचड़ में, है ना, लेकिन पानी होना जरूरी है। तो बच्चों जी ये श्वसन के लिए इनमें तरीका क्या है? एक तो इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, और दूसरा उसके बाद ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन फेफड़ों से करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एम्फीबियंस हैं जिन्हें हम पेरेनी ब्रेंकिएट्स कहते हैं, और जैसे साइरन, नेक्चुरस, प्रोटियस, इनमें बच्चों बाह्य गिल पाए जाते हैं, एक्सटर्नल गिल्स। तो अगर इनमें गिल्स के द्वारा श्वसन हो रहा है तो हृदय जो है वो 3 चैम्बर्ड तो होगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, प्यूरिफिकेशन के लिए जो राइट वेंट्रिकल है उस वेंट्रिकल से ये जितना भी ब्लड है वो पल्मोनरी आर्च के द्वारा गिल्स में अथवा किसमें भेजा जाएगा, फेफड़ों में भेजा जाएगा, और त्वचा में भी भेजा जाएगा, जहां पर ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसलिए इसे पल्मोक्यूटेनियस ब्रांच भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब होशंगाबाद वाले पूछना बेटा, नर्मदा होशंगाबाद से। हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, तेज बोलिए बेटा, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, और थोड़ा सा और आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। अब बोलो। हाँ पूछिए। होशंगाबाद की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ अब आई, आ गई, बिल्कुल आवाज आ गई आपकी। पूछो बेटा। What are these Purkinje fibers? कौन से परकिंज के फाइबर्स? Yes, sir. हाँ बेटा, परकिंज के जो फाइबर है ना, परकिंज एक साइंटिस्ट का नाम है, और ये जो फाइबर्स होते हैं बेसिकली दे आर द कार्डियक मसल्स, जिनका मसल्स का काम तो है फैलना और सिकुड़ना, लेकिन ये नर्व्स की तरह काम करती हैं, मतलब ये संवेदनाओं को लेके भी जाती हैं। तो एक प्रकार से ये इनका वर्क कैसा हो गया, नर्व लाइक हो गया। तो दे आर द मॉडिफाइड मसल्स। ओके, इन्हें हम कहते हैं परकिंज फाइबर, और ये बंडल्स में होती हैं, है ना। हिस ने इसके बारे में बताया है, प्रोसर ब्राउन में पढ़ना तुम लोग, तो उसे बंडल ऑफ हिस भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ एनी क्वेश्चन, Thank you. एनी डाउट? हाँ थैंक यू बेटा। और पूछिए कोई। हाँ पूछो, देखिए शर्माने और संकोच करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पूछिए, सवाल मन में आ रहा है तो पूछना चाहिए। हम सारे टीचर इसीलिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। सर 4 चैम्बर हाँ 4 चैम्बर, क्या है?
फोर चैम्बर हार्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे सारे शरीर को ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंच रहा है, ठीक है ना। और जो CO2 वाला ब्लड है वो केवल फेफड़ों तक ही जा रहा है। तो ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा तब जब हार्ट ब्लड को कुछ इस तरह से भेजे कि प्योर वाला अलग जाए और इम्प्योर वाला अलग। तो हमारा जो राइट वाला हिस्सा होता है ना हार्ट का, आप देखोगे कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा बड़ा है, और लेफ्ट वाला जो ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कैसा है, थोड़ा छोटा है। लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है कि फेफड़ों से प्योर ब्लड आ रहा है और उसके बाद वो पूरे शरीर को भेज दिया जा रहा है कैरोटिको-सिस्टेमिक के द्वारा। और जो राइट साइड है वहां पर 2 प्री केवा और 1 पोस्ट केवा, वो तीनों की तीनों ऑरिकल में खुल रही हैं, यूस्टेचियन वॉल्व है, और इम्प्योर ब्लड जो है वो फाइनली वेंट्रिकल में पहुंच रहा है, और वेंट्रिकल में जाने के बाद पल्मोनरी आर्च इनको वापस फेफड़ों में ले जा रही है। तो वही 4 चैम्बर हार्ट से अगर सबसे बड़ा फायदा अगर हम देखें तो वो है जस्ट टू मेंटेन द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और सारी हमारी जो टिश्यूज हैं उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फिल हो रही है। ओके, क्योंकि हम लोग सब कैसे प्राणी हैं, एरोबिक है ना बेटा। ओके, एनी क्वेश्चन? हेलो हेलो। हाँ, ये बड़वानी से आप बेटा। बड़वानी पीजी कॉलेज से बोल रहा हूँ सर। ये फोर्थ चैम्बर में एसए नोड और एनओ नोड क्यों बने हुए हैं सर? 4 चैम्बर हार्ट में 2 नोड्स क्यों हैं, ये सवाल है आपका, क्यों भाई? यस सर। हाँ जी सर। जी हाँ। तो देखिए बच्चों, क्या है कि जो यह एक मांसल रचना है, और इस रचना में इसका मेन काम क्या है, ब्लड के को एक दबाव के साथ में पूरे शरीर में प्रवाहित करना। अब सवाल ये उठता है कि हार्ट अपने आप तो काम करेगा नहीं, तो उसके लिए इसे उद्दीपन की जरूरत पड़ती है, और यह उद्दीपन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है वहां से क्रीनियल नर्व जो है वो इस उद्दीपन को हार्ट तक पहुंचाती है। तो जो हमारे लोअर ग्रेड के जो कॉर्डेट्स थे उनमें तो एक ही नोड थी जिसको साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। नोड माने एक्चुअली एक प्रकार का एक वह स्थान जहां पर बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं, गेंगलिया है। ये क्या करता है, उद्दीपन को रिसीव करता है और फिर ये स्टिमुलाई को ऑरिकल और वेंट्रिकल को भेजता है। लेकिन दरअसल होता क्या है कि बर्ड्स और मैमल्स में ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक कर्टेन आ गया है एनुलस फाइब्रोसस के रूप में। तो अगर एसएएन जो प्रवाह करेगी उद्दीपन वो ऑरिकल तक ही रहेगा। अब वेंट्रिकल को भी तो भेजना है भाई, तब तो वो सिकुड़ेंगे और रक्त का प्रवाह होगा। तो उसके लिए एक दूसरी नोड ठीक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर, जिसे हम एवीएन कहते हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, वो डेवलप होती है और उससे फिर वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं। अब ये कितना दबाव से सिकुड़ेंगे और कितना फैलेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एड्रिनलिन एंड एसिटिलकोलिन। ओके, तो इस तरह से ये 2 नोड्स की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ना। थैंक यू सर। ये होशंगाबाद से एक क्वेश्चन पूछ रही है, पूछो बेटा नर्मदा कॉलेज से। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अपना समय काफी हो गया, मन तो नहीं चाह रहा है लेकिन अब समय की भी बाध्यता है। हाँ, तो बताएं भैया नर्मदा कॉलेज। हाँ बेटा, थोड़ा और जोर से बोलो। तो सारे रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड हार्ट ही होते हैं? सारे रेप्टाइल्स हाँ 3 चैम्बर्ड हार्ट ही होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो क्रोकोडीलिया है ना, क्रोकोडीलिया आप पढ़ोगे उसके अंदर, क्रोकोडीलिया देखो आपने पढ़ा होगा, रिंकोसेफेलिया, क्रोकोडीलिया, चिलोनिया, स्क्वेमेटा, है ना, ये 4 पढ़ेंगे नहीं। तो उसमें जो क्रोकोडीलिया है जिसमें एलिगेटर, गेवियलिस और क्रोकोडाइल्स को रखा गया है, ये दे आर द एडवांस्ड रेप्टाइल्स एंड दे हैव परफेक्टली 4 चैम्बर्ड हार्ट, है ना। और जो बाकी है ना लिजर्ड्स हैं जो स्क्वेमेटा में आती हैं, ओफिडिया, लेसरटिलिया में लिजर्ड रखा है और ओफिडिया में स्नेक्स, वो सब 3 चैम्बर्ड होते हैं, बट दे ट्राई टू मेंटेन डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो कोशिश करते हैं, तो इसलिए अपन लोग किताब में लिखा रहता है फंक्शनली 4 चैम्बर्ड, लेकिन बट देयर इज ए स्लाइट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, थोड़ी सी मिक्सिंग तो होती है, ठीक है ना। क्योंकि फोरामेन ऑफ पेनेजी भी है, जहां दोनों सिस्टमिक मिल रही है वहां एक छेद है जिससे दोनों सिस्टमिक आपस में जुड़ी हुई है टू मेंटेन द प्रेशर। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड होते हैं। याद रखिए क्रोकोडीलिया जो ग्रुप है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। ओके, हेलो 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 तो मैं समझता हूँ बातें काफी विस्तार से हुई हैं। दरअसल क्या होता है, हेलो हेलो सर, पीजी कॉलेज खरगोन। तो सर पीजी कॉलेज खरगोन। जहाँ हो सका मैंने कोशिश की कि आपको सारी बातें कवर करें। खरगोन से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, हाँ पूछिए ना खरगोन से। जी सर, ट्रांजिशनल हार्ट किसको? थोड़ा सा बाइक पास या आप थोड़ा आगे आ जाएं। हाँ, ट्रांजिशनल बाइक ऑन कर दीजिए आप अपना। ट्रांजिशनल हार्ट जी, ट्रांजिशनल हार्ट किसको? ट्रांजिशनल हाँ हार्ट हाँ हाँ, ट्रांजिशनल हार्ट जी। किसको बोलते हैं सर?
अच्छा, ट्रांजिशनल हार्ट, तो हाँ, ये ठीक मुझे बताएं आप, ट्रांजिशनल हार्ट आप सुनना चाह रहे हैं, मतलब जो हार्ट की तरह काम करे। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ये जो आप टर्म यूज कर रहे हैं ना, जो जैसे हम एनालॉगस स्ट्रक्चर मैंने आपको इन्वर्टिब्रेट में बतलाए थे कि 13 चैम्बर का कॉकरोच का हार्ट, ठीक है ना, बट इट इज नॉट ए हार्ट, क्योंकि इट इज नॉट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, बट इट वर्क्स लाइक हार्ट। तो दोज स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक हार्ट टू मेंटेन द प्रेशर, दे कैन बी डिफाइंड एज ए, जो आपने वर्ड यूज किया ट्रांजिएंट हार्ट, है ना, कि पार्शियली दे एक्ट लाइक हार्ट, ओके। लेकिन हार्ट जो होगा वो हमेशा याद रखिए कार्डियक मसल्स का ही बना होगा, ठीक है। ठीक। और कोई जानकारी आप शेयर करना चाहें पूछ सकते हैं। और थैंक यू, थैंक यू। सर क्लियर हुआ आपको? हाँ, पूछो पूछो, आगे आ जाओ। मेरे ख्याल से अब समय को देखते हुए, और अब आप लोग भी अच्छी पढ़ाई कर लीजिए घर में थोड़ा सा बढ़िया, तो अगले व्याख्यान में आप कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट केवल क्वेश्चन आंसर सेशन रखें हम, और आपकी बहुत सारी जिज्ञासाओं को शांत करें। तो बच्चों, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।